नमस्कार साथियों, बायो गुरुजी में आपका हार्दिक स्वागत है। कल अपन ने अध्ययन किया था RHV टेकर की जो प्रणाली थी, जो उन्होंने 1969 में दी थी, पंच जगत प्रणाली, जिसमें अपन ने पहला मोनेरा पढ़ा, दूसरा प्रोटिस्टा पढ़ा और तीसरा पढ़ा था फंजाई यानी कि कवक। आज अपन जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं चौथा उनके जो पंच जगत प्रणाली का जो पार्ट है, यानी कि वर्गीकरण जो है प्लांटी जिसको पादप जगत भी कहा जाता है, पादप जगत। ठीक है, आज अपन इसी को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इससे पहले एक बात कि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। उसके बाद अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें ताकि वो भी इस चैप्टर को पढ़ सकें। शुरू करते हैं कि जो प्लांटी है यानी कि जो पादप जगत है, वो आज अपन शुरू करते हैं कि इस वर्ग में यानी कि पादप जगत में या प्लांटी में कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं। पिछली बार जो लास्ट क्लास अपन ने जो ली थी उसमें वर्गीकरण बताया था, जीवधारियों का वर्गीकरण। उस वर्गीकरण में बताया था कि जो प्लांटी हैं जो कैसे हैं, जो कोशिका भित्ति वाले होते हैं। प्लांटी के अंदर जितने भी वर्ग आएंगे वो सारे के सारे जिसके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है और ये बहुकोशिक भी हैं, यूकैरियोटिक जीव हैं। ये स्वयं पोषी हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो पादप होते हैं, पादपों के अंदर क्लोरोफिल नामक एक वर्णक पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है, जिससे वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश की सहायता से। इस वर्ग में पौधों को रखा गया है यानी कि पादप रखे गए हैं। इसके वर्गीकरण का आधार क्या है? प्लांटी का जो वर्गीकरण का आधार है वो है कि इस पादप शरीर के प्रमुख घटक जो पूर्ण रूपेण विकसित और विविधित है या नहीं। पादप के जो घटक हैं जैसे कि जड़ है, फिर तना है, फिर इसकी शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, तो ये जो है ये पूर्ण रूप से अगर विभेदित है, स्पष्ट रूप से अगर दिखाई देती है या नहीं देखती है। तना उसमें पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, जड़ उसमें स्पष्ट रूप से है कि नहीं है, जड़ है तो किस प्रकार की जड़ है, मूसला मूल है, जकड़ा मूल है, कैसी है, तना कैसा है, कैम्बियम उसमें है नहीं है। ये सारी की सारी जो विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया। दूसरा, पादप शरीर में जल एवं अन्य पदार्थों की संवहन करने की जो विशिष्ट ऊतक जो पाए जाते हैं। पिछली क्लास में जो ऊतक वाले में अपन ने पढ़ा था कि जो पादप शरीर के अंदर जल का और खनिज लवण का जड़ द्वारा जो विभिन्न भागों तक, पौधे के विभिन्न भागों तक इन पदार्थों का संवहन करने वाले जो विशिष्ट ऊतक पाए जाते हैं। कौन से ऊतक? जो जड़ में पाया जाता है उसको अपन ने पढ़ा था जाइलम, और जो पत्तियों से भोजन बनने पर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने वाला जो था वो अपन ने पढ़ा था फ्लोएम। ये एक ऐसे ऊतक थे जो ये विशिष्ट प्रकार के ऊतक हैं जो जड़ से पौधे के विभिन्न भागों तक जल और खनिज लवण को पहुंचाना और पौधे की पत्तियों से जड़ तथा पौधे के अन्य भागों जिस तक बनाए गए जो भोजन है उस भोजन को या पोषण जो है उस पोषण को पहुंचाने का कार्य कौन करता है? ये विशिष्ट ऊतक करते हैं। ठीक है। तीसरा जो इसका वर्गीकरण का आधार है वो ये है कि इसके बीज धारण की क्षमता है या नहीं है। इनके अंदर जो कैपेसिटी है बीज धारण करने की, बीज इसके अंदर बनते हैं कि नहीं बनते हैं। जैसे अपन देखते हैं केले का जो पौधा है उसमें बीज धारण करने की क्षमता नहीं है। आम देखते हैं तो उसमें
बहुत बड़ा बीज धारण करने की, उसमें गुठली होती है उसके अंदर बीज पाया जाता है। तो अलग अलग प्रकार की चने हैं जो फली के अंदर बीज देते हैं, मटर है वो ऐसे लगे होते हैं फली के अंदर, मूंगफली में होते हैं, जैसे फलीदार पौधे हैं, सीधे फल देने वाले पौधे हैं जिनके फलों के अंदर बीज जो होता है, इस यानी कि बीज धारण करने की क्षमता के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया गया है। चौथा जो इसका वर्गीकरण का जो आधार है, वो आधार है कि बीज हैं वो फल के अंदर विकसित हुए हैं या फिर बाहर विकसित हुए हैं। ये जैसे मैंने बताया कि आम है, आम के फल के अंदर है जो इसका बीज है, ये अंदर। या फिर अभी हमने मूंग पढ़े, फलीदार सब्जी, मटर है, ये फली के अंदर विकसित हो रहे हैं, लेकिन ये किसी फल के अंदर नहीं है, फली के अंदर बीज है इनके। तो ये भी इनका वर्गीकरण का आधार है। अब देखते हैं कि जो प्लांट है, प्लांटी या फिर पादप जगत है, इसको अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। शैवाल के अंदर सबसे छोटे पौधे जो डोड के रूप में पाए जाते हैं शैवाल, इससे थोड़े बड़े ब्रायोफाइटा के अंदर रखा गया, फिर इससे बड़े पौधे इनको मतलब इस प्रकार से टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, यानी कि ऐसे प्रकार 5 भागों के अंदर इनको वर्गीकृत किया गया है। जिसका अपन सबसे पहले जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं शैवाल, यानी कि थैलोफाइटा। थैलोफाइटा क्या होते हैं? थैलोफाइटा जो वर्ग हैं इनकी शारीरिक संरचना में ये क्या होते हैं? अविभेदीकरण होते हैं। इनमें कोई विभेद नहीं किया जाता है क्योंकि इनकी संरचना जो होती है वो डोड के रूप में ही होती है। शैवाल जो होते हैं सामान्यतः इनको शैवाल कहा जाता है। मुख्य रूप से ये जल के अंदर उपस्थित होते हैं। जल जहाँ पे होता है वहाँ पे ये चिकने पदार्थ के रूप में, जहाँ पे जल एनी टाइम गिरता रहता है या इकट्ठा हुआ रहता है, तो उनके तल में ऐसे पाए जाते हैं। जैसे चट्टानों के ऊपर पाए जाने वाली जो संरचनाएं होती हैं हरे रंग की, ये शैवाल के अंतर्गत आता है। इनको थैलोफाइटा कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं जैसे कि यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, अल्वा, स्पाइरोगायरा, कारा, ये जो हैं एग्जाम्पल किसके हैं? शैवाल के एग्जाम्पल है। शैवाल जो कि प्लांटी जगत के वर्ग हैं। फिर दूसरा जो इसका वर्ग आता है वो आता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा इन पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो शैवाल थे वो कैसे थे? वो जलीय पौधे थे। कैसे पौधे? जलीय पौधे या जलीय संरचना जो विभेदीकृत नहीं थी। ब्रायोफाइटा जो है वो पादप वर्ग का उभयचर कहलाता है। वो जल में भी पाया जाता है और स्थल में भी पाया जाता है, दोनों जगह पाया जाता है, इसलिए इनको उभयचर कहा जाता है। ब्रायोफाइटा पादप, जो ब्रायोफाइटा पादप होते हैं वो कैसे? तना और पत्तियों जैसी संरचनाओं में विभाजित होते हैं। इसके अंदर तना भी पाया जाएगा और तने के ऊपर संरचना के रूप में पत्ती भी पाई जाती है। ये मतलब विभेदित इनको मान सकते हैं ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा जो होते हैं जल तथा अन्य पदार्थों के संवहन के लिए इनके अंदर विशिष्ट ऊतक जो होते हैं उनका अभाव पाया जाता है। जैसे कि फ्लोएम और अपन ने जाइलम पढ़ा, ये जो विशिष्ट ऊतक हैं, इन विशिष्ट ऊतक का इनके अंदर अभाव पाया जाता है। ठीक है। जैसे अपन इसका उदाहरण देखें तो मॉस जो है, यानी कि फ्यूनेरिया है जिनको मॉस बोलते हैं, मार्केंसिया है, रिक्सिया है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। एक बात ध्यान रखना, जो भी इस हैंड रिटन नोट्स वाली मैं PDF आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो पढ़ रहा हूँ, ये सारे के सारे क्लास 9th की NCERT जो बुक हैं उससे ये लिए गए हैं। NCERT से एग्जाम्पल भी वही एग्जाम्पल इसके अंदर दिए गए हैं जो NCERT में दिए गए हैं। एक्स्ट्रा कोई एग्जाम्पल नहीं ऐड किया गया है, न ही उसके अंदर से जो एग्जाम्पल हैं उसको हटाया गया है। जितने एग्जाम्पल NCERT की बुक में, साइंस की जो बुक है NCERT, उसके अंदर जितने दे रखे हैं वो सारे के सारे लाइन टू लाइन जो जो चीज़ें अपने काम की थी वो सारी चीज़ें इस PDF के अंदर लिख ली हैं, हैंड रिटन नोट्स के रूप में आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको किसी भी तरह की आप मिलान भी कर सकते हैं कि NCERT से ली गई है नहीं ली गई है, लेकिन पूरी जो मैं आज यहाँ पे करवा रहा हूँ
वो एनसीईआरटी बेस्ड ही है। एनसीईआरटी में जितना कुछ मटेरियल अपने काम का है वो सारा का सारा मटेरियल यहाँ पे संकलित करके प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि प्लांटी जगत का तीसरा जो वर्ग है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो है ये इनके जो पादप शरीर जो हैं वो जड़, तना और पत्ती तीनों में विभाजित होते हैं। टेरिडोफाइटा होते हैं, इनमें जड़ भी होते हैं, तना भी होता है और पत्ती भी पाई जाती है। इनके शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन उत्तक भी पाए जाते हैं। यानी कि टेरिडोफाइटा जो होते हैं, इन टेरिडोफाइटा में वो फ्लोएम और जाइलम जो है, फ्लोएम और जाइलम ये उत्तक भी जो विशेष प्रकार के यानी कि विशिष्ट उत्तक जो होते हैं, यानी कि इनको सहवन उत्तक या फिर सहवन बंडल भी इसको कहा जाता है, वो इनके अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि मार्सिलिया है, फर्न है, हॉर्सटेल है आदि जो हैं ये टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं और इनके अंदर जड़, तना और पत्ती विभाजित होती हैं। एक दूसरे में जल और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन उत्तक पाए जाते हैं। अब अपन एक ये विशिष्ट तरह की लाइन लिखी हुई है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि इन तीनों समूह कौन कौन से, थैलोफाइटा यानी कि शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये पौधों में जननांग जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष होते हैं। इन तीनों समूहों के अंदर जो पौधे के जननांग होते हैं, जननांग यानी कि पौधे का जननांग कौन सा होता है, फूल होता है। फूल, फ्लावर जो है वो पौधे का जननांग माना जाता है। इस तीनों वर्ग के जो पौधे हैं उनमें इसका अभाव होता है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, तथा इनमें बीज उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो भी नहीं होती है। इसीलिए इन पौधों को क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैम, क्रिप्टोगैम कहलाते हैं ये पौधे। यानी कि इन तीनों समूहों के जो पौधे हैं इन पौधों को क्रिप्टोगैम कहा जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं कि वे पौधे जिनमें जनन अंग पूर्ण विकसित एवं विभेदित होते हैं तथा प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं वो फेनरोगैम कहलाते हैं। यानी कि इन तीनों वर्गीकरण के अंदर जो पौधे हैं, इन पौधों के अंदर जननांग विकसित नहीं होती हैं और विभेदित नहीं होते हैं, बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, उनको तो अपन ने कहा था क्रिप्टोगैम। क्या बोला, क्रिप्टोगैम। और जिनके अंदर ये क्षमता पाई जाती है उनको बोलते हैं फेनरोगैम। फेनरोगैम और क्रिप्टोगैम इन दोनों विपरीत हैं एक दूसरे के, इनको समझना। बीज जो होते हैं वो लैंगिक जनन के बाद उत्पन्न होते हैं। बीज के अंदर भ्रूण के साथ संचित खाद्य पदार्थ होता है जिसका उपयोग भ्रूण के प्रारंभिक विकास एवं अंकुरण के समय होता है। यानी कि बीज के अंदर जो भ्रूण होता है, भ्रूण के साथ में संचित खाद्य पदार्थ पाया जाता है जिसका उपयोग जो है ये भ्रूण के प्रारंभिक विकास और अंकुरण के समय करते हैं। यानी कि बीज जब अंकुरित होता है अंकुरण के समय, और जब भ्रूण का जो प्रारंभिक विकास होता है उसके लिए इसका बीज के अंदर पाए जाने वाले संचित जो खाद्य पदार्थ हैं, स्टोर किया गया जो खाद्य पदार्थ है उसका उपयोग किया जाता है। बीज की अवस्था के आधार पर इस वर्ग के पौधों को पुनः दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि जो प्लांटी जगत है इसको दो जगत में बीज के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जो है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जो इसका चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग है। तीन अपने वर्ग पढ़े हैं, थैलोफाइटा यानी कि शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, तीन जो पढ़े हैं जिनके अंदर बीज नहीं होते हैं। अब बीजों के आधार पर भी बीज किस अवस्था में है, बीज नग्न अवस्था में है या फिर बीज किसी फल के अंदर पाए जाते हैं, इस आधार पर इनको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिम्नो यानी कि नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं और एंजियोस्पर्म में फल के अंदर बीज उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं। आज इसका चौथा भाग जो है वो करते हैं कि जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड यानी कि ग्रीक भाषा का ये शब्द है जिम्नो। जिम्नो का अर्थ होता है नग्न और स्पर्म यानी कि बीज। इन्हें नग्न बीजी पौधे भी कहा जाता है। ये पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं, जैसे पाइनस, साइकस,
ये कैसे है, जिम्नोस्पर्म है। इनके अंदर जो बीज होते हैं वो कैसे बीज होते हैं, नग्न बीजी पौधे कहा जाता है। ये बहुवर्षीय पौधे होते हैं और सदाबहार और काष्ठीय पौधे होते हैं। फिर देखते हैं एंजियोस्पर्म, जो ग्रीक शब्द एंजियो यानी कि जो ढका हुआ हो, यानी कि जिम्नो अपन ने देखा, जिम्नो का अर्थ था नग्न, कैसा, नग्न, और जो एंजियो का मतलब होता है ढका हुआ, और स्पर्मा तो वही बीज। इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है। एंजियोस्पर्म है, इसमें पुष्प लगते हैं, इसलिए इनको पुष्पी पादप भी कहा जाता है। इन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं। फल जो होते हैं उन फलों के अंदर इनके बीज पाए जाते हैं, इसलिए इनको एंजियोस्पर्म कहा जाता है। इनको पुष्पी पादप भी कहा जाता है क्योंकि ये पुष्प जो हैं इनके ऊपर लगते हैं, इनके फूल आते हैं। इन बीजों का जो विकास है वो अंडाशय के अंदर होता है, जो बाद में फल बन जाता है। यानी कि बीजों का विकास जो होता है वो अंडाशय के अंदर होता है, और जो अंडाशय है वो बाद में विकसित होकर फल बन जाता है। अंडाशय, फल किससे बनते हैं, फल अंडाशय से बनते हैं। बीजों में बीज पत्र होते हैं, जो बीज के अंकुरण के पश्चात हरा हो जाता है। बीज अंकुरित होते हैं तो वो बीज पत्र जो है वो हरे हो जाते हैं अंकुरण के बाद में। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म वर्ग को पुनः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। एक बीज पत्र वाले पौधे और द्विबीज पत्र वाले पौधे, यानी कि एक बीज पत्र वाले पौधों को एक बीजपत्री और दो बीज पत्र वाले पौधों को द्विबीजपत्री कहा जाता है। जैसे मक्का, बाजरा, गेहूँ ये एक बीजपत्री है पौधे हैं, और मटर, चना, मूंग ये जो है द्विबीजपत्री पौधे हैं। ठीक है, इसके बाद में ये पादप जो है जगत प्लांटी, इसका वर्गीकरण दे रखा है। पादप वर्गीकरण जिसको दो भागों में विभेदित किया था। जो बिना विभेदित पादप शरीर है, इनका जो पादप शरीर है वो बिना विभेदित है, और पादप शरीर विभेदित हैं। बिना विभेदित यानी कि जो थैलोफाइटा था, शैवाल था, उसमें अपने देखा था कि ये डोट के समान संरचना ही होती है, जिसके पत्ती, तना और जो जड़ हैं उसमें ये विभेदित नहीं होते हैं। दूसरे जो विभेदित शरीर हैं उसके अंतर्गत अपन देखते हैं कि बिना सांवनी उत्तक के, यानी कि जिसके अंदर सांवनी उत्तक नहीं पाया जाता है, जैसे ब्रायोफाइटा, इसमें सांवनी उत्तक नहीं था, सांवनी बंडल नहीं थे, और सांवनी उत्तक सहित जैसे कि अपने टेरिडोफाइटा बने जो बीज रहित होते हैं लेकिन उसके अंदर सांवनी बंडल पाया जाता है। और बीज उत्पादित करने वाले जो होते हैं फेनेरोगैम, जो दो प्रकार से इनको वापस बांटा गया था, नग्न बीजी और फूलों में बंद बीजी। नग्न बीजी जिसको जिम्नोस्पर्म बोला, और जो फूलों में यानी कि जो अंडाशय से बनने वाले पौधे हैं, फल हैं, उन फलों वाले को क्या बोला गया, एंजियोस्पर्म बोला गया। फिर एंजियोस्पर्म को दो प्रकार से बांटा, एक जो दो बीज पत्र वाले बीज और एक बीज पत्री वाले पौधे। दो बीज पत्र वालों को द्विबीजपत्री और एक बीज पत्र वाले बीज को एक बीजपत्री कहा गया। ठीक है, यहाँ पे अपना प्लांटी जगत जो है 4 नंबर जो प्लांटी जगत है वो यहाँ पे पूरा होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर जगत नंबर 5वां आएगा, एनीमिलिया, जिसके अंदर पूरे रूप से एनीमिलिया को अपन पढ़ेंगे। एनीमिलिया बहुत बड़ा जगत है, जो छोटे से छोटे जीव से लगाकर मनुष्य जैसे बुद्धिमानी जीव और व्हेल मछली जैसे विशाल जीव, हाथी जैसे बड़े जीव और शुतुरमुर्ग जैसे बड़े से बड़े पक्षी इसके अंतर्गत आते हैं, जिसको अपन कल शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।